नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो देश की सियासत का पारा लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते और गर्मा रहा है। चुनाव के इस महापर्व में एक बार फिर से देश के राजनीतिक दलों में आया राम गया राम की राजनीति बन गई है। बड़े बड़े राजनीतिक दल भी अब संशय की स्थिति में है। कब उनका कोई सहयोगी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन न कर ले। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस कड़ी चुनाव की परीक्षा से पहले ही राजनीतिक दलों में पार्टी बदलना या फिर पार्टी में शामिल करने का बेमेल सिलसिला लगातार तेज है। आने वाले समय में राजनीतिक दलों में एक बार फिर से आने जाने का सिलसिला तेज हो रहा है। नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम अब उनके लिए मायने खो चुके हैं। उनके लिए सत्ता में शामिल होना महज एक एजेंडा बनकर रह गया है। वो किसी भी समझौते के लिए तैयार हैं। पैसे देकर टिकट खरीदने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में सत्ता के रास्ते देश सेवा करने वाले अनेक पाखंडी देश प्रेमियों की भीड़ लगातार बनी हुई है। देश की सियासत का पारा लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते और गर्माता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 के महासंग्राम को जीतने के लिए देश की बड़ी छोटी राजनीतिक पार्टियों में सत्ता पाने के लिए घमासान और तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हुक्मरानों का पार्टी बदलना या छोड़ने का सिलसिला भी तेज हो चला है। नेता कई मुद्दों पर अपनी पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर कुनबे में किस बात पर संग्राम हो रहा है? क्या नेताओं का पार्टी पर भरोसा नहीं रहा? सवाल यह है कि चुनाव से पहले कुनबे में क्यों मचा है कोहराम? पार्टी की नजर में पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मिलते समर्थन की वजह से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। छोटे सियासी दलों के एनडीए से जुड़ने के बाद एक और सवाल सामने आता है, क्या वाकई सत्ता में आएगी बीजेपी? कुछ नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया। पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर शिंदे पर बड़ा हमला बोला था। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने थामा एनडीए का हाथ। रामदेव का भी बीजेपी को बड़ा समर्थन। किरण बेदी ने भी बीजेपी के पक्ष में बीजेपी को ज्वाइन किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ महीनों पहले जनता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र के कद्दावर दलित नेता रामदास अठावले ने आरपीआई को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। यूपी के दलित नेता उदित राज भी एनडीए में शामिल हुए। ये कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वे अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार राजनीतिक दलों में ताक झांक कर रहे हैं। आरजेडी के प्रधान सचिव रामकृपाल यादव बीजेपी से लेकर जेडीयू रामकृपाल के संपर्क में है। यूपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना जताई। सपा सांसद बृजभूषण सिंह बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी समझे जाने वाले विनोद शर्मा के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। जगन मोहन रेड्डी अलग तेलंगाना और कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर अलग हो गए थे। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ता देख गदगद है। उधर कांग्रेस को चिंता सता रही है कि जब उसे गठबंधन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तब बाकी नेता साथ छोड़कर तो जा ही रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि लालू की शर्तों पर चलने को मजबूर हैं वो लोग। कांग्रेस के पास वहां कोई रास्ता भी नहीं था। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि बीजेपी के लिए 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाना सहयोगियों के बिना मुमकिन नहीं है। लिहाजा कुनबा बढ़ाने की ये कवायद सिर्फ सियासी जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी भी है।
राजनीति में इन बदलते समीकरणों के बाद सवाल यह है, क्या वाकई सत्ता में आएगी बीजेपी और देश को मजबूत स्थिर सरकार दे पाएगी बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। जी हां, तो जारी है दल बदलने का दौर, लेकिन क्या दल बदलने से कोई भी पार्टी इस सत्ता में आ सकती है, सत्ता पर काबिज हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। चर्चा करेंगे लगातार। चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, और उनका परिचय आपसे करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष कुमार मैशी, नेता बीजेपी, शिवाजी सरकार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर, चैनल 1 न्यूज भी इस चर्चा में शामिल हैं, और मनोज वर्मा, राजनीतिक संपादक, चैनल 1 न्यूज भी इस चर्चा में शामिल है। जोड़ेंगे कांग्रेस नेता को भी, क्योंकि ये चर्चा बेहद अहम है। तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों की यहां पर बात हो रही है। लेकिन पहला सवाल आशीष जी मैं आपसे करना चाहूंगी, चूंकि बीजेपी की हवा है, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है जीत को लेकर। लेकिन जो दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या इससे सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है? क्या कहेंगे इस लगातार बदलाव को आप? देखिए, ये हमारी पार्टी के लिए तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि लोग हमारी पार्टी की ओर आ रहे हैं, हमारी पार्टी से नहीं जा रहे हैं। तो माइग्रेशन जो है वो हमारी तरफ आने वाला है, जाने वाला नहीं है। तो ये दूसरी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उनकी उसकी पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत का स्वप्न है, शेष भारत बनाने की जो उनकी योजना है, वो साकार होती दिख रही है, और लोग उस यज्ञ के अंदर एक भारत शेष भारत निर्माण के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है और इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखना जाना चाहिए। जी आशीष मैसी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए वो तमाम तरह के समझौता करने के लिए मजबूर होती दिख रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी। सुचिता, अनुशासन और सौम्य स्वभाव और दूसरों से अलग होने का दावा करती रही है। आज वो सारे लोग आप कहना चाहते हैं और आपकी पार्टी उन्हें स्वीकार करना चाहती है जो दागदार रह चुके हैं, या फिर जिन्होंने आपकी पार्टी को ललकारा है बरसों तक। क्या मजबूरी है आपकी? देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जो हमारे सिद्धांत हैं उन पर हम अडिग हैं, और ये सिद्धांत आज के नहीं है, ये बहुत समय से चले आ रहे हैं, और हमने एक से लेके अब तक जो हमने संघर्ष किया है, इन सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया है जी। हमारी जो शुचिता की बात है वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, वो एक व्यवहार की बात है जी। और अगर आप सभी पार्टियों के आप नेताओं का एक उल्लेख देखेंगे जी, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के में दागदार नेताओं की वो गिनती वो नहीं मिलेगी जो अन्य आपके क्षेत्रों में मिलेगी, अन्य पार्टियों में मिलेगी जी। आप बात हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी सैद्धांतिक स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। कोई जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। हम लोग एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए एकता हमारी जो है वो उसकी बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए अगर लोग जुड़ रहे हैं, और अगर गंगा में आके लोग अगर स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। कभी लगता नहीं कि जिस गंगा की बात आप कर रहे हैं वो मैली हो चुकी है? देखिए, मैली होती है, लेकिन जो उसकी मान्यता है वो आज भी शुद्धिकरण की मान्यता है जी जी। सभी लोग स्नान करते हैं, और जो संस्कार हैं हमारे सनातन धर्म के, उनके लिए भी आज तक वो उसकी जो है जो पवित्रता है वो बरकरार है। मनोज वर्मा, मैं आपको बताता हूं, उसके पहले शिवाजी सरकार, रामविलास पासवान ने 12 साल तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसा, प्रतिदिन कोसा। आप जर्नलिज्म के मुख्य स्ट्रीम में रहे, आप अधिक उन चीजों को समझते हैं, जानते हैं। जिस तरीके से आपने शामिल किया आरके सिंह को, पूर्व गृह सचिव जो केंद्र में थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भगवा आतंकवाद करार दिया था, और उसको सुशील कुमार शिंदे के इस कथन को उन्होंने दोहराया था, इंडोर्स किया था, उनको आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। पासवान, जिन्होंने ललकारा 12 साल तक, आपकी सरकार से अलग हो गए थे। जगदम्बिका पाल, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की। ऐसे चेहरे आप शामिल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता नहीं है शिवाजी सरकार की बहुत हताशा की स्थिति है बीजेपी में, जो चाहे आ जाए? नहीं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो ये है जो सत्ता पे आना है, और बीजेपी की जो स्थितियां हैं, और बीजेपी के नेता जो है अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं। देखिए, बिहार में अगर आप देखें जी,
वहां की जो सामान्य फिजा है जी लोगों को दूर से लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए फेवरेबल है, पर बीजेपी के नेता को अपनी कमजोरी पता है कि वो कहां कहां नहीं है। जी। जहां नहीं है तो वहां के लिए जो है उन्होंने रामविलास पासवान को लेना उचित समझा। वैसे अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछे तो वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते हैं हमें को 40 सीट अगर हम खुद लड़ते, शायद यही कारण था कि मुजफ्फरपुर के रैली में कई नेता नहीं गए। जी बिल्कुल, इसीलिए कई नेता वहां नहीं गए और काफी पार्टी के अंदर अभी भी ऐसा नहीं है कि सुगबुगाहट नहीं है। जी पर सवाल है कि जब 98 और 99 में भी हमने देखा जी कि जब बीजेपी का आंध्रा में 18% वोट था और बीजेपी के आंध्रा में काफी अच्छा सपोर्ट था, स्ट्रांग बेस था, पार्टी का कैडर काफी अच्छा था। उसके बावजूद उन्होंने सारा जो है अपना सब कुछ जो है टीडीपी को सौंप दिया और बीजेपी उसके बाद से वहां सिफर हो गई। जी जी तो कई बार जो है केंद्र में सत्ता के लिए कई एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कई बार पार्टी के लिए आगे चल के ठीक नहीं रहता है। पर सवाल है कि इस वक्त जो पार्टी की सबसे बड़ी जो कंपल्शन है वो केंद्र में किसी भी तरह आना है और उसके लिए हर तरह से नंबर जुड़वाना है और वो नंबर 272 से ज्यादा होना चाहिए। किसी भी तरह के लोग चाहें आ जाए, वेलकम ऐसा कुछ करके। नहीं, जाति धर्म अपराधी वो सारी चीजें नहीं, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। पर अगर रामविलास पासवान को देखें तो रामविलास पासवान का इतिहास ये रहा है कि जहां भी सत्ता खिसकती रहती है उधर वो जाते रहते हैं और बीजेपी के साथ भी रहना पसंद नहीं करते। जी बीजेपी के साथ भी हो रहे हैं, बीजेपी के विरोधियों के साथ भी रहे हैं और जनता दल में भी रहे हैं और उससे बावजूद बीजेपी के साथ जो है लगातार 12 साल में उनके जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो अलग हैं। पर अगर वैसे देखें तो बीजेपी के लोगों से उन्होंने हर वक्त अपना संपर्क बनाए रखा। तो रामविलास पासवान जैसे लोग हैं या जो अठावले जो अभी बीजेपी में ज्वाइन किया उन्होंने आरपीआई छोड़ के उनको अपने लोकसभा में जी तो इस तरह के लोगों को से बीजेपी कहती है काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है और इस सोशल इंजीनियरिंग में डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स को हर तरीके से वो जोड़कर वो वोट का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहते हैं और उसके जरिए सत्ता में आना चाहते हैं। तो उसको कई बार जो आम आदमी होता है उसको लगता है कि ये बहुत इथिकल नहीं है, पर जब पॉलिटिक्स में सत्ता में आना होता है तो कुछ माइनर एथिकल सैक्रिफाइसेस जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और बीजेपी भी इस वक्त अगर कर रही है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पर इसके साथ एक चीज आपको और सोचना पड़ेगा कि इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं जी उसमें से सारे में से लोग बीजेपी को जा रहे हैं। जैसे फुटबॉल का एक टाइम होता है जब प्लेयर को छूट होती है, कोई डिफरेंट टीम्स में जा सकते हैं। तो इसी तरह से मनोज वर्मा, जिस बड़े पैमाने पर जिस तेजी से लोग बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और जो लोग रुख कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनका ठिकाना बीजेपी है या फिर मौका पाकर के वो आगे का पड़ाव भी तय करेंगे या बीजेपी में बने रहेंगे? राजीव जी, अगर पिछले 2-2.5 दशकों की राजनीति की बात देश की जाए तो 2 कारण ऐसे थे जिस पर दलों के समीकरण बनते थे और बिगड़ते रहे हैं। पहला कारण था सांप्रदायिकतावाद, दूसरा है आपका अवसरवादिता और तीसरा कारण इसका रहा है आप कहिए कि विकास के एजेंडे के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर। इन कारणों से लोग अलग अलग तरह से अपने अपने करते रहे, अपने मौके के हिसाब से राजनीति करते रहे। किसी ने धर्मपेष्ठता के नाम पर राजनीति करके समीकरण बनाने की कोशिश की तो किसी ने गैर कांग्रेसवाद के नारे को भुनाया। यह 2.5 दशकों की राजनीति में हमने करीब से देखा है। एनडीए की सरकार जिस समय बनी वाजपेयी जी के नेतृत्व में तो गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद किया गया, क्षेत्रीय दल गैर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए, बीजेपी के साथ आ गए। उसी प्रकार जब बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बनता है तो सांप्रदायिकतावाद का नारा लगाया जाता है। लेकिन एक तीसरा इधर हम देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में अवसरवादिता का नारा। यह अवसरवादिता वो है जिसे हर दल अपने हिसाब से मौके के हिसाब से घुमाता है। पासवान जी को देख लीजिए, 2002 में जो पासवान जी जिस मुद्दे पर, मोदी के मुद्दे पे एनडीए छोड़ के गए थे, उन्हें मौका लगा कि इस बार सत्ता में आने का मौका है, मोदी जी के पक्ष में हवा है, तो मोदी जी के गीत गाने लगे। जगदम्बिका पाल पिछले सत्र तक संसद में बीजेपी को कोस रहे थे, लेकिन
बजट सत्र आते आते भाजपामय हो गए। बिल्कुल, तो मनोज जी, ये कहना गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए तमाम चीजें देखकर ये जो बदलाव है वो किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो सत्ता पर काबिज होने की जो एक कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, जितने भी राजनेता है वो जो राजनीति को एक पेशा की तरह ले चुके हैं, और जो उस पेशे में वो कभी भी बेरोजगार नहीं होना। बिल्कुल, और कभी भी इसलिए जो है बिल्कुल सही कहा, कोई नया फॉर्मेशन होता है या जो जहां भी देखता है कि पलड़ा भारी होने की संभावना है, वो उधर वो लेकिन फिर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि देश हित जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बात कहीं नहीं होती है? देखिए, इसी में जी जब गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं तो बात आती है एक कंसेंसस की, एक नेशनल कंसेंसस की, एक राष्ट्रीय, एक ऐसी लोगों की सबकी एक सामूहिक राय बने कि सब लोग सम्मिलित हो सकें। और उसमें एक दलितों की आवाज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज है, चाहे उदित राज जी हों जो कि एक दलित चिंतक विचारक हैं, जो कल तक आपको कोस रहे थे। हम कोस जरूर रहे होंगे, लेकिन भगवान राम शरण में आए तो बहुत अच्छी बात है। 0.64%। ये फायदे की राजनीति फायदे की राजनीति नहीं है, बिल्कुल फायदे की राजनीति। ये कंसेंसस बन रही है कि जो हमें कल ये लोग सांप्रदायिक कह रहे थे, इसका मतलब हम सांप्रदायिक नहीं थे, ये हमें गलत कह रहे थे। आपने ये सुधार रहे हैं, आपने ये बात जताने के लिए ये गलती कर दी कि जिन पर कल तक आप भी उंगली उठा रहे थे उन्हें अपने हमने किसी का भी उंगली नहीं उठाई, हमने सबकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, जो भावी प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने कभी भी किसी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करी जो कि बड़ी व्यक्तिगत हो। बहुत ही प्रतीकों के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से उन्होंने अगर कटाक्ष भी किया होगा तो एक सौम्यता की और सभ्यता की सीमा में, चाहे वो कुत्ते का फिल्म के गाड़ी के नीचे आ जाए। देखिए, वो एक प्रतीक के रूप में है। और देखिए, हम लोग तो भगवान के रूप में भैरव जी को पूजने वाले हैं, बिल्कुल देश है। नाग पंचमी के दिन हम लोग